हाय फ्रेंड्स, आज से जैसा कि मैंने पहले बताया था आप लोग से, कल के वीडियो में मैंने बोला था कि आज से हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं CS जो नया सिलेबस आया है, CS एंट्रेंस और CA IPCC से रिलेटेड सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। और क्यों CS और CA IPCC के बारे में डिस्कस करूँगा। 11th-12th क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि 11th-12th के पास अभी टाइम है, हम उसके लिए अलग से वीडियो बना लेंगे, अलग से उसकी क्वेरी ले लेंगे। अभी जून में CA CS और हमारे CA IPCC के एग्जामिनेशन है, तो उसके लिए मैं एक रैपिड क्लास और एक कह सकते हो आपकी एक क्रैश कोर्स टाइप में एक क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं यूट्यूब पे। आप लोग इस सारी क्लासेस को आप लोग देखते जाओगे। आज फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूं कि हमने CA फाउंडेशन में पढ़ना क्या क्या है और पुराने जो CPT था उससे कितना इसमें डिफरेंस है और कितना हम स्कोर कर सकते हैं यहाँ पर CA फाउंडेशन के अंदर। देन मैं CS के बारे में बताऊंगा, फिर CA IPCC के बारे में बताऊंगा और फिर मैं यहाँ ये बताने की कोशिश करूंगा, ये डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करूंगा कि ये जो सिलेबस है ये कौन कौन से एग्जामिनेशन और हैं जहाँ पर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मैं आपको सिलेबस अभी डिसाइड कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग सिलेबस डिसाइड करने के बाद जितना भी सिलेबस आपको मैं बताने जा रहा हूँ, सिलेबस बताने के बाद हम लोग क्वेश्चंस पूरा लगभग 50-60 एक चैप्टर के अंदर 50 to 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको भी क्वेश्चन करने के लिए दिया जाएगा, जिससे कि हम मैराथन जिसको कहें, ताकि हम जून में हम लोग सारी क्लासेस को कवर अप कर सकें। साथ के साथ मैं आपको बताऊं कि विद इन 1 वीक आपको लॉ की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। वो CS है, CS सिंह, वो आपको आपकी क्लासेस लेकर आ जाएंगे। फिर देन आपके पास मैथ्स की क्लासेस आ जाएंगी, फिर अकाउंट्स की भी क्लासेस आ जाएंगी, जो आपको जून तक आपको कहीं से भी ये ना लगे कि आपके पास कोई मटेरियल नहीं है जिससे आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। आपको सारी चीजें हम आपको एक रैपिड वे में बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल लेट्स स्टार्ट अबाउट CA फाउंडेशन। तो आपको पता है कि अब CPT बदल के CA फाउंडेशन हो चुका है। पहले CPT 3 महीने पे होता था और CA ऑब्जेक्टिव आता था इकोनॉमिक्स उसके अंदर। अब इसका नाम CA फाउंडेशन हो गया है, 9 मंथ्स पे होता है। ये आपको पता ही होगा, आपने फॉर्म भरा होगा जून के लिए, एग्जामिनेशन फॉर्म भी भर चुके होंगे। एंड अब जो पेपर का नाम है वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस टर्मिनोलॉजी कुछ है। तो उसके अंदर जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्या आपके पास अब है और क्या हटा दिए गए हैं और हमको किन पे फोकस करना है। तो हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या होता है, इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स मींस व्हाट इज इकोनॉमिक्स, उससे रिलेटेड डेफिनेशन। बट यू नो CA में आपके स्टडी मटेरियल, पहली बात तो स्टडी मटेरियल पे हमको ज्यादा फोकस करना है, स्टडी मटेरियल, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल में डेफिनेशन के बारे में बहुत कुछ नहीं बोल रखा है, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी बातें डेफिनेशन पे बताऊंगा, बिकॉज ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जस्ट लाइक फॉर द एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने दिया था, या फिर स्कार्सिटी रिलेटेड डेफिनेशन किसने दिया था। उसके अलावा स्कोप की बात करेंगे, स्कोप मीन्स की इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, माइक्रो मैक्रो के बीच में हम डिफरेंशिएट करेंगे। फिर नेचर की बात करेंगे, नेचर की इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और आर्ट। साइंस है तो वो पॉजिटिव साइंस है कि नॉर्मेटिव साइंस है। उसके बाद मैथड्स की बात करेंगे, उसमें डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मैथड्स की बात करेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर PPC नहीं लिखा है, PPC वो PPC मैं पढ़ाऊंगा, PPC भी पढ़ाऊंगा, मैथड्स भी पढ़ाऊंगा, नेचर भी, लेकिन PPC हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। CA इंस्टीट्यूट के सिलेबस में वो चीज नहीं है। मैं PPC को बताऊंगा जरूर, बट वो हमारा जो नया 2020 का उन्होंने जो दे रखा है हमारे पास जो स्टडी मटेरियल, वहां PPC के बारे में नहीं बता रखा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आती है थियरी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थियरी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने पढ़ा है, हम डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डिमांड को हमेशा हम सेल्स के नजरिए से समझते हैं, परचेज के नजरिए से समझते हैं। और मैं डिमांड को, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं इकोनॉमिक्स को समझाऊंगा, देन हम डिमांड को पढ़ेंगे। डिमांड से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सेम वही चीजें हैं जैसे CPT में थी, बट क्या डिफरेंस आया है, क्या नई चीज आ गई। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको निकालना है। एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड क्वेश्चन कभी पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता है, बट हमें जानना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज कंज्यूमर का बिहेवियर, जैसे जब मैं आपको कल स्टार्ट करूंगा तो ये चैप्टर जो बटे है ना, ये चैप्टर एक्चुअल में 2 पार्ट में माइक्रो को पढ़ना चाहिए। माइक्रो को 2 पार्ट में, एक कंज्यूमर के बिहेवियर के प्रोस्पेक्ट से
और एक हमारे प्रोड्यूसर के बिहेवियर के प्रोस्पेक्ट से। तो कंज्यूमर क्या सोचता है और प्रोड्यूसर क्या सोचता है। प्रोड्यूसर हमेशा यूटिलिटी के बारे में सोचता है, यूटिलिटी जिसमें उसको क्वालिटी मिले, जिसमें उसको वैल्यू मिले, ठीक है ना। तो वो डिमांड तभी करेगा जब उसको यूटिलिटी मिले। यानी कि मेरे हिसाब से जो चैप्टर पहले होना चाहिए था वो होना चाहिए कंज्यूमर बिहेवियर। यूटिलिटी थियरी की एनालिसिस पहले होनी चाहिए, ठीक है, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन हम स्टार्ट यूटिलिटी थियरी से करेंगे और ये सारी चीजों को नेचर स्कोप को थोड़ा थोड़ा जानने के बाद। तो डिमांड के अंदर एडवर्टीजमेंट। अब सोचो कि पहले प्राइस हुआ करता था जिससे डिमांड डिसाइड करते थे। हाँ, आज के टाइम की बात नहीं करूँगा, कोरोना एंड ऑल, वो बात का मैं एक स्पेशल लेक्चर रखूंगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो वो हमारे पास वो जो डिमांड का टॉपिक जो था, प्राइस था, कभी इनकम इफेक्ट करती थी, बट आज के डेट में कंज्यूमर के माइंड को हमारे एडवर्टीजमेंट ने पूरी तरह से कैप्चर कर रखा है। छोटा सा एग्जांपल लूं कि घर में आप कभी टीवी देखना, टीवी पे सीरियल देखोगे और सीरियल देखोगे तो हर सीरियल में हर तरह के प्रोग्राम के साथ अलग अलग तरीके के आपके एडवर्टीजमेंट होते हैं। जैसे सीरियल जब आता हो ना, लेडीज के सीरियल आते हैं तो उसमें ऐसे ऐड आते हैं कि मेरा बच्चा बीमार पड़ गया, मेरा बच्चा कुछ कर नहीं पा रहा है, तो ये लोग कॉम्प्लेन पियो, और वो क्या करते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। तो आपके दिमाग को कौन फोकस कर रहा है, डिमांड, या आज के डेट में कौन प्रेशराइज कर रहा है, एडवर्टीजमेंट। तो थैंक्स टू इंस्टीट्यूट कि उन्होंने एडवर्टीजमेंट को यहाँ पर शामिल किया। देन इसमें हमको पढ़ना डिमांड फोरकास्टिंग। तो डिमांड फोरकास्टिंग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। डिमांड फोरकास्टिंग थियरी पर्पस से ही पढ़ना है और न्यूमेरिकल पर्पस से नहीं पढ़ना है, थियरी पर्पस से इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया टॉपिक है, जो बच्चे इकोनॉमिक्स में अपना कैरियर बनाना चाहें तो उसमें बहुत बढ़िया टॉपिक है डिमांड फोरकास्टिंग। उसके बाद आते हैं हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में आप लोग जानते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर में आपके पास क्या आता है, यूटिलिटी थियरी। और वो यूटिलिटी थियरी क्या होती है उसके बारे में मैं यूटिलिटी थियरी से ही स्टार्ट करूँ, बिकॉज पूरी होल इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी की ही बात यूटिलिटी से होती है, ठीक है, बॉन्ड से होती है, ठीक है। और यूटिलिटी थियरी को दो तरीके से मेजर किया जाता है, कार्डिनल से और ऑर्डिनल से। उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि मार्शल साहब क्या कहना चाहते थे और हिग्स एंड एलन क्या कहना चाहते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। तो कार्डिनल थियरी में कैसे अप्रोच लेकर चलेंगे और ऑर्डिनल थियरी की अप्रोच को लेकर चलेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर में कोई डिफरेंस, कोई भी चेंजेस नहीं है, तो इसको पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आता है सप्लाई। मैं सप्लाई को सबसे बाद में पढ़ाऊंगा। सप्लाई कंज्यूमर बिहेवियर का पार्ट नहीं हो सकता, आप समझोगे। कंज्यूमर बिहेवियर का पार्ट केवल यूटिलिटी थियरी हो सकती है और डिमांड हो सकता है कि कंज्यूमर अपना क्या कर रहा है, कंज्यूमर अपने बिहेवियर से वो यूटिलिटी से परचेज कर रहा है, यानी डिमांड कर रहा है। सप्लाई तो प्रोड्यूसर का पार्ट हो गया, ठीक है। तो सप्लाई का मतलब सप्लाई जो सेल हो रही है। तो सप्लाई कब हम पढ़ेंगे, जब मैं आपको ये बता दूंगा कि प्रोडक्शन थियरी के बारे में बता दूंगा। प्रोडक्शन क्या होता है भाई, प्रोडक्शन करते कैसे हैं, प्रोडक्शन में चीजें क्या क्या लगती हैं, प्रोडक्शन किस पॉइंट पे प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना चाहेगा। उसके अंदर आपको एक थियरी मिलेगी, कॉक डगलस थियरी। कॉक डगलस थियरी को पढ़ना है हमको, उससे ऑब्जेक्टिव आता है। और एक प्रोडक्शन, एक नया टॉपिक डाला है, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। नाम है प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, लेकिन ये कोई नया टॉपिक नहीं है। सीपीटी में भी था, छोटा सा था, आइसो पॉइंट लाइन करके था कि जिसमें हम लोग इंडिफरेंस कर्व की तरह कि दो हमारे पास रिसोर्सेज है, उससे हम कैसे प्रोडक्शन को करते हैं। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करेंगे। फिर हमारे पास कॉस्ट थियरी आती है। कॉस्ट थियरी को पढ़ेंगे जब देखेंगे कि प्रोड्यूसर को गुड्स को बनाना है तो उसके लिए कॉस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट के अंदर बहुत सारे के सारे सेम टॉपिक है, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन एंड ऑल। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आएंगे, हमारे पास टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में समझेंगे। तो टाइप्स ऑफ मार्केट के अंदर अगेन हम मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड ऑल सारे मार्केट को पढ़ेंगे, ओलिगोपोली को पढ़ेंगे। हाँ, ये 11th-12th वालों के लिए नहीं है। गुड न्यूज है, सीबीएसई ने 11 से ओलिगोपोली को हटा दिया है। तो अगर कोई बच्चा 12th का सीबीएसई का देख रहा हो तो खुश हो जाए कि ओलिगोपोली हटा दिया गया। एक्चुअल में बच्चों, मैं आपको बताऊं, जब आप कौत्स्यानी जैसी बुक्स पढ़ते हो, कौत्स्यानी इकोनॉमिक्स से बेहतरीन बुक्स मानी जाती है। खैर, आप लोग के लिए सीपीटी के लिए मैं थोड़ी सी बात बता रहा हूँ। तो ना हम परफेक्ट मार्केट की बात करते हैं, ना मोनोपोलिस्टिक की, ओलिगोपोली की ज्यादा बातें करते हैं। जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि ओलिगोपोली की ही बात क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि सारे मार्केट आज के डेट में सब एक दूसरे को परचेस करके बैठे हुए हैं। तो ओलिगोपोली मार्केट की बात ज्यादा होती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। एक्चुअल में मैं टाइप्स ऑफ मार्केट बोलता ही नहीं हूँ। इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं
मैं डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस के बारे में बात करता हूँ। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस पढ़ेंगे और डिफरेंट मार्केट में प्राइसेस कैसे सेट हो और प्रोड्यूसर को कैसे बेनिफिट हो ये पढ़ेंगे। और एक लास्ट टॉपिक है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल को एक्चुअली में पहले होना चाहिए, और वहां पर जैसे बिजनेस साइकिल में हम जब बिजनेस साइकिल को समझ लेंगे ना, तो आईपीसीसी जब आप पहुंचोगे, आईपीसीसी में जो इकोनॉमिक्स है वहां पे ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। जो 40 मार्क्स की आपकी इकोनॉमिक्स है उसको मैं आईपीसीसी वाले सिलेबस को मैं समझाऊंगा तो बताऊंगा। तो बेटा सीए फाउंडेशन आपके लिए बस इतना ही सिलेबस रह गया है। इसके अलावा एक बिजनेस टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड छोटा सा एक टॉपिक दे दिया गया है, उसमें कंपनीज के नेम है, उनके ओनर्स का नाम है, वो सब याद करना, वो करा दिया जाएगा आपको। अब बात रहती है कि आपसे हटाया क्या गया है। आपसे नेशनल इनकम हटा दिया, बजट हटा दिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हटा दिया। सोचो कितना हल्का हो चुका है। इसको अगर हम चाहें तो बेहतरीन आराम से लगभग बेस्ट मार्क्स लेकर हम सीए फाउंडेशन को क्लियर इकोनॉमिक्स के दम पर कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स क्या और भी सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में बेस्ट मार्क्स लेकर आ सकते हैं सीए फाउंडेशन में। तो कल से हम तैयार रहेंगे। आपका ये सिलेबस है और हम लोग यूटिलिटी थियरी से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं नेचर एंड स्कोप के बारे में थोड़ी देर समझाऊंगा। फिलहाल ये सीए फाउंडेशन का आपका ये सिलेबस होता है। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, now we are going to discuss for CS executive। पहले क्या था उसके बारे में आपको डिटेल्ड CS रुपए सिंह बताएंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में। हमारे जो लॉ की क्लासेस स्टार्ट होंगी उससे पहले मैं आपको बताऊं कि पहले क्या होता था कि 12th के बाद आपको CS फाउंडेशन लेना होता था, और आप ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट आप CS एक्जीक्यूटिव में एंट्रेंस आप एंट्री ले लेते थे ग्रेजुएशन के बेस पे। नाउ अभी आपके साथ क्या है कि अब आपको चाहे आप 12th के बाद जाओ या आप ग्रेजुएशन के बाद जाओ, आपको CSEET देना पड़ेगा, यानी कि CS एक्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। तो उसके अंदर का जो सिलेबस है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ब्रीफली उसके बारे में बता दूं कि उसके अंदर इकोनॉमिक्स 25 मार्क्स का है। हाँ, उससे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, जो इस बार पेपर दे रहे हैं बच्चे उनके लिए ये नहीं है सिलेबस। हाँ, लेकिन ये जो बाकी चीजें हैं ना फाउंडेशन की, वो तो पढ़ाऊंगा तो उनके भी काम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये CSEET नेक्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए, इस अटेम्प्ट के लिए ये सिलेबस ठीक है, सेम सिलेबस है, नो प्रॉब्लम, हम वो भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगेन 25 मार्क्स का इकोनॉमिक्स है। इंट्रोडक्शन को पढ़ना है, डिमांड पढ़ना है, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन थियरी, कॉस्ट, नेशनल इनकम आ जाता है। सीए फाउंडेशन में नेशनल इनकम नहीं है, नेशनल इनकम आ जाता है। तो नेशनल इनकम को देखकर ये मत सोच लेना कि न्यूमेरिकल आएगा, वो थियरी बेस्ड रहेगा। ठीक है, बजट और बैलेंस ऑफ पेमेंट आ जाएगा, फाइनेंशियल मार्केट आ जाएगा बेटा। इसमें एक नया टॉपिक डाला है फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट को हम पूरा पढ़ेंगे, तो ये उन बच्चों के लिए भी ये एक तरीके से जीएस का पॉइंट हो गया। ये अगर कोई एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहा हो, किसी भी एंट्रेंस की, बीकॉम, बीबीए या फिर कहीं भी, उनके लिए ये वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, फाइनेंशियल मार्केट, और अदर कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो भी समझो जीएस का ही क्वेश्चन, जीएस का ही पोर्शन हो गया, वो हम उस चीज को पढ़ेंगे। फिर देन आफ्टर हमारे पास 25 मार्क्स का इन्वायरमेंट आता है, ये भी इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड पॉइंट है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद 25 मार्क्स का आता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में कुछ बातों को छोड़ दे, सीएस से रिलेटेड बातों को छोड़ दे, तो मोस्टली करंट अफेयर्स बेटा कोई भी एग्जाम देने जाए आप, कोई भी एग्जाम, करंट अफेयर्स का मतलब 3 बातें होती हैं, या तो इकोनॉमिक्स, या तो ज्योग्राफी, मतलब ज्योग्राफी के अंदर भी एनवायरमेंट होता है, या फिर पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो सीएस में ये सारी चीजें, बस नई चीज क्या आ जाती है, नेशनल इनकम, बजट, सीए से, सीए आईपीसी से अलग कैसे हो जाता है, नेशनल सीए फाउंडेशन से अलग कैसे हो जाता है, नेशनल इनकम, बजट, बीओपी, फाइनेंशियल मार्केट, इंडियन इकोनॉमी और इन्वायरमेंट और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को हमको समझना होगा, इसको हम लोग बारी बारी समझते जाएंगे। मैं आपको जब कल स्टार्ट करूंगा तो सभी को ध्यान में रखकर करेंगे और सबके अलग अलग क्वेश्चंस कराऊंगा। ऐसा नहीं कि मैंने सीए का कराया तो उसी में सीएस भी आईपीसीसी, नो, मैं एक दिन सीए के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, एक दिन सीएस के कराऊंगा, एक दिन आईपीसीसी के कराऊंगा और एक दिन किसी और के। हाँ, इसमें एक लोगों को और बेनिफिट हो जाएगा बेटा, जो लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूजीसी नेट की, उनके भी क्वेश्चंस, ये टॉपिक वो भी पढ़े, वो ये सारे के सारे टॉपिक पढ़े। मैं बीच बीच में बताता जाऊंगा कि कौन सा टॉपिक यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। थैंक यू।
Now we are moving through another you can say we are moving for CA intermediate. नया नाम है CA इंस्टीट्यूट, मतलब हर 10 सालों पे नए नए नाम रखता है। जब मैंने किया था तो CA PE2 था, कभी वो CA इंटर हुआ करता था, कभी CA IPCC हुआ, कभी CA PCC हुआ, अभी फिलहाल CA इंटरमीडिएट है। लेकिन एक जो सबसे अच्छी बात इंस्टीट्यूट की तरफ से हुई वो ये हुई कि इन्होंने IPCC में भी इकोनॉमिक्स को इन्वॉल्व किया। अब आप कहोगे सर इकोनॉमिक्स पढ़ाते हो इसलिए इकोनॉमिक्स को की तारीफ आप कर रहे हो। बच्चों इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारे एनालिटिकल एनालिसिस पॉइंट से एनालाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो CA ये थैंक्स टू इंस्टीट्यूट उन्होंने CA IPCC में इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस किया और उसका नाम दिया है इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। ठीक है, और उसमें हमको पढ़ना क्या क्या है ध्यान देंगे। नेशनल इनकम फॉर अकाउंटिंग। नेशनल इनकम फॉर अकाउंटिंग का मतलब यहाँ पर केवल थियरी नहीं पढ़ना, हम मॉडल पेपर्स देखेंगे, यहाँ पर हमको न्यूमेरिकल्स भी उसके सॉल्व करने हैं। सारी टोटल नेशनल इनकम को हमको पढ़ना है न्यूमेरिकल्स को लगाने के साथ साथ। तो आप लोग तैयार रहिए, मैं पूरे क्रैश कोर्स के साथ आप लोग के साथ खड़ा हूँ। जून तक आपकी ये सारी चीजें तैयार करा दूंगा। नेशनल इनकम डैम श्योर आपको लगाना आ जाएगा नेशनल इनकम। फिर देन आता है द कीनियंस थियरी टू डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। कीनियंस थियरी बेटा, कीनियंस थियरी में हमको पढ़ना क्या है। कीनियंस थियरी में हमको एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना है, हम एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ना है, हमको मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू सेव, मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम, इसके बारे में पढ़ना है पूरी की पूरी। जो GDP से असर, उससे रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट का कैसे, मान लीजिए कि सेविंग का कर्व कैसा होना चाहिए, सेविंग की लाइन कैसी होनी चाहिए, वो सारी चीजें विद ग्राफ मैं समझाऊंगा आप लोगों को। और न्यूमेरिकल भी उसका कैसे लगता है वो भी मैं समझाऊंगा, और इसके भी न्यूमेरिकल आएंगे जैसा कि आपके मॉडल पेपर में दे रखा है। और इस कीनियंस थियरी को कुछ मत समझना, आपने 12th के अगर CBSE 12th पढ़ रखा ना तो एग्रीगेट डिमांड के तीनों चैप्टर को आपस में जोड़ लेना, वही ये कीनियंस थियरी है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास फिजिकल फंक्शन एंड ओवरव्यू, मार्केट फेल्योर, गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट मार्केट फेल्योर, फिजिकल पॉलिसी। ये टोटल का टोटल बेटा पब्लिक फिनांस है। तो पब्लिक फिनांस के अंदर हम लोग यहां से भी न्यूमेरिकल उठने के चांसेस रहेंगे। ये बजट से रिलेटेड है टॉपिक्स, बजट से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ेंगे, उसमें डेफिसिट्स को समझेंगे, उसमें हम फिजिकल पॉलिसीज गवर्नमेंट की होती है, टैक्सेशन पॉलिसी जो है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की जो पॉलिसी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट क्रैश करता है तो उस समय क्या करना चाहिए, वो चीजों को हम समझेंगे। तो यानी कि यहां से न्यूमेरिकल के साथ साथ बेटा यहाँ पर केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं फिजिकल पॉलिसी से, यानी पब्लिक फिनांस वाले जो टॉपिक है वहां से केस बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। और कीनियंस से भी आपके केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर। जस्ट लाइक एक एग्जांपल दो, एक क्वेश्चन, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, पूछता हूँ कि अगर मान लेते हैं कि इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट हो गई, सबको नौकरियां मिल गई, फिर भी क्या सबको नौकरियां मिल गई, क्या फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा? हाँ बिल्कुल रहेगा, वो हम लोग उस टॉपिक पे समझेंगे। अच्छा, लोग कहते हैं ना कि मार्केट में बड़ा सुनने को मिलता होगा कि इंडियंस बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं। इंडियंस इकोनॉमिस्ट कहाँ मिलते हैं? चाय की दुकानों पे मिलते हैं, अखबार पढ़ते हुए मिलेंगे। जिनको मतलब इकोनॉमिक्स मैं पूछ दूं कि भैया इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन बताओ ना, नहीं पता होगा, इकोनॉमिक्स का फुल फॉर्म नहीं पता होगा, वो भी बैठ के कहते होंगे अरे यार रेसीजन आ गया, डिप्रेशन आ गया। उनको ये नहीं पता कि ये रेसीजन और डिप्रेशन तो ये तो लगे रहना है। वो हम लोग इसी कीनियंस थियरी में समझने की कोशिश करेंगे। कीनियंस थियरी से समझेंगे कि कुछ भी करेंगे, एक बार डिप्रेशन की तरफ जाएंगे, एक बार हम लोग क्या बोलते हैं कि इन्फ्लेशन की तरफ जाएंगे। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में पेंडुलम, जो एक ऐसा होता है ना कि ऐसे आप उसको करो तो ऐसे छोड़ दो तो कभी राइट को हो जाता है, कभी लेफ्ट को जाता है, राइट लेफ्ट, और एट लास्ट वो अपने पॉइंट पे आके खड़ा हो जाता है अपने बीच में, यानी कि उसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। तो ये बड़ी ही विकट समस्या है। कहते हैं ना इकोनॉमिक्स की दो धारी तलवार, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, कि आप अगर आप इनकम बढ़ाते हो लोगों की तो इन्फ्लेशन आ जाता है, इनकम घटाते हो तो डिफ्लेशन आ जाता है। तो वो वाली बात को हम पढ़ेंगे। और बजट में पूरे टैक्सेशन पॉलिसीज, फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अभी कोरोना के टाइम पे गवर्नमेंट जो एक्सपेंड कर रही है, अगर आप लोग कहोगे इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, आप ऐसे सोचो ना कि गवर्नमेंट ने
नीचे के लेवल पे जो वेलफेयर के लिए उन्होंने अपने एक्सपेंडिचर को कर रखा है कि ताकि आपका कैश मूव होता रहे और उसके बारे में मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा जब ये चैप्टर पढ़ेंगे, केस स्टडी के हिसाब से मैं इसको समझाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मनी, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग आप इंस्टीट्यूट ने मनी का जो टॉपिक दिया है ना, मनी को भी न्यूमेरिकल बेस्ड बना दिया है। ठीक है, तो मनी क्या होता है, व्हाट इज मनी, मनी डिमांड क्या होता है, मनी सप्लाई क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, यानी कि बड़े ही चालाकी से आरबीआई को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। भाई मनी आ गया, अगर हमारे पास मनी है तो आरबीआई भी आएगा ऑब्वियसली। और मैंने देखा है मॉडल पेपर में इन्होंने उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं, M1 M2 M3 से रिलेटेड भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो मनी को भी समझेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी को भी समझेंगे। और मॉनेटरी पॉलिसी ध्यान देना, हमारे फिजिकल पॉलिसी में भी, मतलब फिजिकल पॉलिसी में तो नहीं आता मॉनेटरी पॉलिसी, वहां पे भी इसका रोल है, वो उसको भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इंटरनेशनल ट्रेड। आई एम वेरी हैप्पी कि इंस्टीट्यूट ने इंटरनेशनल ट्रेड को भी आपके इंट्रोड्यूस किया है। और इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर हम लोग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, बहुत सारे आप लोग पढ़ चुके होंगे ये सारी चीजें, और वो कुछ चीजें आप जानते होंगे, बड़ा मजा आएगा जब देखोगे अरे अच्छा यही चीज है इंटरनेशनल ट्रेड में। फिर उसको इंटरनेशनल पॉलिसी, ट्रेड नेगोशिएशन, एक्सचेंज रेट, बहुत ही क्लासिकल चैप्टर है, बहुत बेहतरीन चैप्टर है एक्सचेंज रेट, कि कैसे एक्सचेंज रेट हम डिसाइड करते हैं, एक पैक सिस्टम, बेटन बुट सिस्टम, गोल्ड सिस्टम, डर्टी फ्लोटिंग, फिर कैसे वो क्या हमारे पास अगर रुपए की कीमत, जैसे कुछ एक बार फेसबुक पे किसी बच्चे ने मुझसे कहा, बहुत मजा आता है जब ना इकोनॉमी, जब कोई बच्चा या कोई फेसबुक पे ऐसे लिखता है सर $1 बराबर जब देश आजाद था तो ₹1 हुआ करता था। ठीक है, और ₹1 बराबर हुआ करता था, और अभी बताओ 76 हो गया। ठीक है, 76 उसको समझेंगे, इसी एक्सचेंज रेट के टॉपिक पे समझेंगे। लेकिन उनको ये भी तो समझना चाहिए कि जितनी रुपए की वैल्यू गिर रही है वो इंडिया के एक्सपोर्ट के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, और करेंसी की डिमांड और करेंसी की सप्लाई के बारे में हम एक्सचेंज रेट के टॉपिक में पढ़ेंगे, उसके डिटर्मिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे, जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से। और फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट। ये तो रहा बेटा आपका सिलेबस। अब आप लोग ध्यान दो, ये जो तीनों चीजें बताई मैंने, सीपीटी सीए फाउंडेशन के बारे में बताया, सीएस के बारे में बताया, आईपीसीसी के बारे में बताया। सीए फाउंडेशन और सीएस फाउंडेशन में लगभग सिलेबस सेम है, नेशनल इनकम एक्स्ट्रा है, लेकिन वो थियरी बेस पे है, तो उसकी क्लासेस तो हमारी चलेंगी। और मैंने कहा 1 वीक उनकी क्लासेस चलेंगी। देन आफ्टर आईपीसीसी में थोड़ा लेवल ज्यादा हो जाएगा, उनको ज्यादा जरूरत है न्यूमेरिकल्स की, उनकी मैं कंटिन्यूअस 1 हफ्ते की नेशनल इनकम और केनेन्स थियरी की क्लासेस लगाऊंगा। और आप लोग को जिनको चाहिए ये क्लासेस, जिसको जिस टॉपिक की क्लासेस चाहिए अपना कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे बताएं, 11th-12th वाले हों चाहे कोई हो। और हाँ, एक और बड़ी बात कहूँगा, जिनको नेट की प्रिपरेशन करनी हो, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ, तो जिनको भी नेट भी क्वालिफाइड हूँ मैं, तो जिनको भी नेट की प्रिपरेशन करनी हो ना, तो ये सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो भी मैं पढ़ाता जाऊँगा मैं बताता जाऊँगा। चैप्टर क्लोज होंगे, चैप्टर खत्म होने के बाद अगर मैंने सीपीटी और सीएस का खत्म किया तो एक दिन पूरा 50 क्वेश्चन सीपीटी के, 50 से 60 क्वेश्चन फिर सीएस के, उसी तरह आईपीसीसी के खूब सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग। फिर एक दिन हम लेंगे नेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, इस तरीके से हमारा पूरा प्रोग्राम है, इसको करेंगे। और लास्ट मोमेंट में ये कहूँगा बेटा, ठीक है लॉकडाउन है, हमारे देश के साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हमारे देश के साथ नहीं पूरे वर्ल्ड के साथ चल रही है। अब इसमें क्या किया जाए, कुछ बेवकूफ़ हैं जो लॉकडाउन का मतलब नहीं समझ रहे हैं, उनको लग रहा है कि यार कुछ छुट्टियां हो गई हैं। अभी मैं देखता हूँ कुछ लोग फिर भी बाहर निकल लेते हैं, गवर्नमेंट को फिर से बढ़ाना पड़ जा रहा है लॉकडाउन, और वो ये नहीं समझ रहे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे सीएस मतलब वो दर्द आई कैन फील बेटर कि बच्चों को प्रिपरेशन के लिए उनके एग्ज़ाम मई में हो जाने चाहिए। आज 2 मई है, आज से पेपर स्टार्ट हो जाना चाहिए था फाइनल्स का और आईपीसीसी का। जून में तो सीएस का होता ही है, अभी जून तक गया है, अभी आगे कहाँ तक जाएगा। तो एक तो और बड़ी बात है कि देखो सीएस में मेरा एक वीडियो है, पहला वीडियो, ध्यान देना, बहुत पहला वीडियो है, मैंने डाल रखा है। सीएस की कहानी ऐसी है ना बच्चों कि इसमें केवल 10% बच्चे ही सीरियसली पढ़ने आते हैं, मैं आपको बताऊं।
नहीं तो मोस्टली क्या होता है ना, देख के आते हैं। जब मुझसे कोई बच्चा पूछता है, जब मेरे पास पढ़ने आता है, कहता है कि सर मुझे सीए करना है या सीएस करना है, तो मैं उनसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, बेटा क्यों करना चाहते हो? तो मेरे भैया कर रहे हैं, मेरे चाचा कर रहे हैं। मैं सीधे मना कर देता हूँ, बेटा घर बैठो, अगर किसी को देख के पढ़ाई करने आए हो तो मत पढ़ो। अगर सीए सीएस करना है तुमको, तो तुमको आपके अंदर आग होनी चाहिए, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए करने के लिए। आपके पास ये समझो कि भगवान ने आपको एक गोल्डन कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी दी है, गोल्डन मूवमेंट दिया है कि आप इस टाइम को पूरी तरह से यूटिलाइज करो। बच्चों, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, आप, मेरा एक ही मकसद है कि आप लोग पढ़ाई करके और रिजल्ट क्लियर करो और सीए सीएस बनो और देश की इकोनॉमी में आप पार्टिसिपेट करो। अच्छा, बॉर्डर पे रहने से ही हम कुछ कर पाएंगे क्या? हम बाहर बॉर्डर पे रह के पुलिस में जाके डॉक्टर्स बन के ही कुछ कर पाएंगे क्या देश के लिए? नहीं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कंपनी सेक्रेटरी, एक इकोनॉमिस्ट, आपको पता है कितना काम करता है देश के लिए, कितना वो कितना पार्टिसिपेट करता है देश के लिए। आपको इस चीज को सोचना चाहिए। अगर वाकई आप नेशनलिस्ट हो, देशभक्त हो, तो आप घर के अंदर, आपके पास पूरा टाइम, यार ऐसा टाइम कभी नहीं मिला होगा। समझो भगवान ने गोल्डन चांस दिया रैंक लाने के लिए, आप रैंक होल्डर बन सकते हो। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पासिंग मार्क्स सीए फाउंडेशन का 50% नहीं है, 400 आउट ऑफ 400 है। सीएस का 400 आउट ऑफ 400 है। आईपीसीसी का भी जो है 800 आउट ऑफ 800 है। आप गलती कहाँ करते हो? सोचते हो कि आप 40, सर मेरे को 40 नंबर पाना है जी। 40 नंबर पाने के लिए जब पढ़ रहे हो तो फिर कैसे पढ़ोगे? वी आर हियर टू हेल्प यू, वॉट एवर यू नीड। कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिस भी टॉपिक से है, आपको पीडीएफ से, जैसे भी हेल्प हो, आपको हेल्प की जाएगी। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपसे के तरह नीडी बच्चे होंगे, उनको भी हेल्प मिलेगी। और 11th 12th वाले बच्चे, अगर आपको जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगा वो भी लिख देंगे। यूजीसी नेट वाले बच्चे, आप लोग के लिए भी क्लासेस के लिए वीडियो बनेगी। थैंक यू।